हेलो एंड वेलकम टू प्लेटफॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो माय नेम इज मुद्दस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर वन यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा उसमें 2021 के क्वेश्चंस रहेंगे जो 2001 में पूछे गए हैं डिफरेंट शिफ्ट्स में क्वेश्चंस, तो वो यहाँ पे आज होंगे। ओके, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और खुद भी लाइक कर लो, ठीक है। ओके, सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर वन, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, यस। सो ये 2 PM का जो एमसी क्लास रहता है इसको आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो आप मिस मत करिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं और आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है ना, 2021 में एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो आपको पता चलते हैं, ठीक है। तो किस यूनिट से कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे आप प्रिपेयर भी करोगे, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। आप इस क्लास को मिस मत करिएगा, ठीक है। सो ये कुछ क्लासेस है पिलर फॉर्म की तरफ से हो रहे हैं, तो इनका भी आप लाभ लीजिएगा, ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2021, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस हम आज डिस्कस कर लेंगे। सो आपसे निवेदन है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और खुद भी लाइक कर लो, ठीक है। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देखो, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हमने वो कर लिए हैं हर एक यूनिट के, ठीक है। यूनिट से अलग अलग किए हैं। आप फिलर फॉर्म पे जाइए, वहाँ पे आपको मिलेंगे, है ना, एमसीक्यू सीरीज मिलेंगे, ठीक है। सो वहाँ, या अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे आपको पूरे जितने भी एमसीक्यूज हमने किए हैं, जितने भी हमने पीवाईक्यूज किए हैं वो सारे आपको वहाँ से मिलेंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो जो भी शेयर करेगा और लाइक करेगा उसके बाद वो थम्स अप करेगा, देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। चलो सब शेयर कर लो। बहुत अच्छा, सब आंसर कर, ये सब शेयर कर लो और लाइक भी करो खुद। सो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, है ना। सो ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द एनईपी 2020 prioritize the increase in the GR gross enrollment ratio in preschool to secondary level by 100% by the year। यानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उन्होंने इसमें प्रायोरिटी दे दी है कि यानी हम ग्रास एनरोलमेंट रेशो को बढ़ा देंगे इन प्री स्कूल में टू सेकेंडरी स्कूल, यानी हाई स्कूल लेवल तक हमारी जो एनरोलमेंट होना चाहिए वो 100% होना चाहिए बाय द ईयर। वहाँ पे आपको बताना ए 2025, बी 2030, सी 2035, डी 2040। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपके पास टाइम है ना, 1 मिनट का टाइम हम आपको देते हैं, तो 1 मिनट में आपका आंसर आना चाहिए, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। देखो, एनईपी 2020 पे जरूरी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसको, इस ड्राफ्ट को आप पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। ड्राफ्ट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर 2030,
ठीक है, यानी 2030 तक हम जो एनईपी ने एनईपी 2020 ने प्रायोरिटाइज किया, उन्होंने उसको प्रायोरिटी दी थी कि हम इंक्रीज करेंगे ग्रास एनरोलमेंट रेशो को हाई स्कूल्स में 100% किस साल तक, 2030 तक। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चल देखते हैं थोड़ा सा जो एनईपी 2020 है, उसने उसमें बोला है कि यानी हमें कुछ चेंजेस लाने, इन्हें उसमें दिया गया कुछ चेंजेस लाने के लिए, ठीक है, यानी कंट्री को एजुकेशन का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। सो उसमें कुछ पॉलिसी बनाई गई कि इन्हें 100% ग्रास एनरोलमेंट रेशो होना चाहिए स्कूल एजुकेशन में, दैट मीन्स हाई स्कूल लेवल तक इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, इन्हें 10 सालों तक, ठीक है। सो दैट मीन्स 10 सालों तक, दैट मीन्स कि 2030 तक। ओके, सो इसमें और भी कहा गया कि यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, इन्हें हर एक के लिए ये जो एजुकेशन है वो ज़रूरी है, इन्हें घर घर हम एजुकेशन फैलाएंगे, ठीक है। सो ये रोल है किसका, यानी एनईपी 2020 टुवर्ड्स स्कूल एजुकेशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। For maintenance of standards of teaching, examination, research and coordination of university education, which of the following section of UGC Act should be referred to? यानी अगर हमें मेंटेन रखना स्टैंडर्ड्स किन का, टीचिंग का है ना, एग्जामिनेशन का, रिसर्च का, या यूनिवर्सिटीज़ के, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के, या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के आपस में कोऑर्डिनेशन, तो उसके लिए कौन सा एक्ट है यूजीसी का वो बताना है। ए है सेक्शन 28, बी सेक्शन 25, से सेक्शन 15, डी सेक्शन 12। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। एक मिनट के बाद बेल बजती है, तो 1 मिनट में आप आंसर कर सकते हो, सोच समझ के आंसर कर लो, ठीक है। यस, तो अपना टाइमर भी लगा सकते हैं। देखो, टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। जब आप टाइम मैनेज कर पाओगे देन यू विल डू गुड, ठीक है, तब आप अच्छा कर पाओगे एग्जाम में। अगर आपके पास टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा तो अच्छा नहीं हो सकेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट, सेक्शन 15 में ऐसा बोला गया है, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ द यूजीसी एक्ट, इट शैल बी जनरल ड्यूटी ऑफ द कमीशन इन कंसल्टेशन विद द यूनिवर्सिटीज और अदर बॉडीज कंसर्न टू टेक all such steps as it may think fit for the promotion and coordination of university education and for the determination and maintenance of standards of teaching, examination, research in universities. For the purpose of promoting its function under this act, the commission may, तो इसमें आएगा, सॉरी, सेक्शन 12 आएगा, ठीक है, डी पार्ट, सेक्शन 12। ओके, तो इसको अब ठीक करना, यहाँ पे सेक्शन 12 आएगा, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। सेक्शन 12 इसका आएगा आंसर। ओके, यहाँ पे देखो सेक्शन 12 जो है यूजीसी एक्ट का, तो वो इसके बारे में बता देता है, ठीक है। उसने और क्या बता दिया है कि नहीं, इन्वेस्टिगेट बजटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज में कितना बजट चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह एलोकेट करना है, उनको डिस्बर्स करना फंड्स को यूनिवर्सिटीज के लिए। सो अंडर सेंट्रल एक्ट फॉर द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ सच यूनिवर्सिटीज और फॉर एनी अदर जनरल और स्पेसिफिक पर्पस फ्रॉम द कमीशन फंड, यानी यूनिवर्सिटीज़ को डेवलप करने के लिए, और ऐसे ये एग्जामिनेशन है ना, रिसर्च है, टीचिंग है, उसको डेवलप बनाने के लिए इस सेक्शन को बनाया गया, सेक्शन 12, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलिए क्वेश्चन 3 पे इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948? 1948 में कौन था चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का? जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 है, उसका चेयरमैन कौन था? ए डॉक्टर DS कोठारी, बी एम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, सब आंसर कर लो, वेरी गुड।
सब आंसर कर लो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ओके, सो ये था चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में जो बना था, तो उसका चेयरमैन यही था। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 4 पे, इसको पढ़ो आंसर कर लो। द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी इन हायर एजुकेशन इंडिया वाज सेट अप अंडर द रूब्रिक ऑफ, यानी जो पहली हायर एजुकेशन बॉडी जो बनाई गई है ना, रेगुलेटरी बॉडी हायर एजुकेशन में जो बनाई गई है इंडिया में, तो वो यानी वो कौन सी थी, है ना। ए यू जी सी, बी है एम सी आई, एम सी आई मीन द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सी है बी सी आई बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डी है ए आई सी टी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, एमसीआई द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सो ये पहली रेगुलेटरी बॉडी बन गई हायर एजुकेशन में, ठीक है, जो सेटअप हुए किसके अंडर, रूब्रिक के अंडर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। प्रेजेंटली हायर एजुकेशन इज रेगुलेटेड बाय द यूनिवर्सिटी। आज जो हायर एजुकेशन जो है उसको मतलब रेगुलेट करता है, चलाता है कौन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी। और उसके अंडर आते हैं 14 प्रोफेशनल काउंसिल जो भी इसको चलाते हैं ना। उसमें तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आते हैं, ठीक है। सो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1933 जो है इसको बनाया गया है, यानी द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 1934 में बनाया गया, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना आप। तो 1933 में ये पास करा गया है, तो उसके बाद ये बना है कब, 1934 में। ओके, ये ध्यान में रखना। ये भी डेट आ सकता है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या 1934 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं, कौन से रेगुलेटरी बन गए हैं, वो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये ध्यान में रखना, ठीक है। सो इंडियन मेडिकल बॉडी एक्ट जो है 1956, सो ये एक मतलब प्रीवियस एक्ट था, ठीक है, जिसको रिकॉग्नाइज किया था काउंसिल एज ए काउंसिल। सो अगर हम बात करेंगे सितंबर 25 2020, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये एक स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है किसके लिए, फॉर एंश्योरिंग यूनिफॉर्म एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया, यानी मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देना, मेडिकल एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन देना उसमें, ठीक है। सो उसका मतलब रेस्पॉन्सिबल कौन है मेडिकल एजुकेशन का, वो है एमसीआई द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, so it was superseded by the National Medical Commission on September 25 2020. The council certifies medical qualifications, accreditates medical schools, registers medical practitioners and oversees medical practice in India. So जो ये काउंसिल है इसे सर्टिफाई किया, मेडिकल क्वालिफिकेशन इसने एक्रेडिटेट किया है, मेडिकल स्कूल्स को रजिस्टर करता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या देखता है मेडिकल प्रैक्टिस इन इंडिया। The Medical Council of India was automatically dissolved and approximately 63-year-old Indian Medical Council Act was removed when the National Medical Commission was established on September 25 2020. Okay, so ये ध्यान में रखना आप। So I hope you got it. चलते क्वेश्चन 5 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। NEP 2020 proposes to establish which of the following new bodies in NEP 2020 जो है इन्होंने प्रपोज किया है कि हमें एक न्यू बॉडीज बनानी है, उसमें यानी न्यू न्यू बॉडीज उसमें अडॉप्ट हो गए हैं जो डेवलप करने हैं। तो वो कौन से है, ए है एस 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 ए, बी है परक, सी है आई आई टी आई, डी है नीति, ई है एन टी ए। देखो ये आपको पता होनी चाहिए, इनकी फुल फॉर्म भी आप आंसर कर लो पहले, बाद में आपको मैं बताऊंगा। ओके, सो इनका रोल भी मैं बताऊंगा, तो पहले आप आंसर कर लो। चलो आज 20 क्वेश्चन है टोटल। ओके, मैं बताऊंगा एस 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 ए क्या होता है, परख क्या होता है, आई आई टी आई क्या होता है। पहले आप इसका आंसर कर लो, कोड में आपको आंसर करना है, उसके बाद में बताऊंगा, ठीक है।
बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। सो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी ओनली, यानी एस 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 ए पारक और आई आई टी आई, ये तीनों जो है इसको डेवलप करने हैं एन ई पी 2020 में जो बोला गया है, ठीक है, एस्टेब्लिश करना है ये न्यू बॉडीज। तो देखते हैं इसके बारे में। एस 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 ए क्या होता है, वो तो एस फॉर स्टेट, एस फॉर स्कूल, एस फॉर स्टैंडर्ड्स, ए फॉर अथॉरिटी, यानी ट्रिपल एस का मतलब है स्टेट, स्कूल, स्टैंडर्ड्स, ए फॉर अथॉरिटी, ठीक है। सो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। इसको इंश्योर करना है कि ये सारे स्कूल्स जो है उनको फॉलो करना है कि मिनिमल प्रोफेशनल और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना है। सो एस सी आर टी जो है ना, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है, एस सी आर टी, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है, इसको क्या करना है कि स्टेट बॉडीज जो रेस्पॉन्सिबल है एकेडमिक मैटर्स के लिए, इसमें आते हैं एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है करिकुला स्टेट में, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है ना, उसमें दिखाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल मेजरमेंट सेंटर। इसी तरह परख जो है, परख का फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। सो ये इसकी फुल फॉर्म। सो इसमें क्या दिखाना है कि स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग नॉर्म्स, बेंचमार्क्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर स्टूडेंट असेसमेंट। सो ये है काम किसका, परख का, ओके। तो इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है, सेटअप, एक न्यू सेटअप किया था कि IITI, वो क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। सो ये है NEP 2020 के अंडर, यानी उसके अंदर है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इसको एस्टेब्लिश करना है कि यानी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी का एक रिकमेंडेशन है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। SSSA क्या होता है, परख क्या होता है, IITI क्या होता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। Who among the following was the first chairman of UGC? UGC का पहला चेयरमैन कौन था? श्री हुमायूं कबीर, श्री CD देशमुख, श्री M मूलगोकर, डी है मूलचंद शर्मा। सब आंसर कर लो, वेरी गुड, आपके पास टाइम है। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, श्री CD देशमुख। सो ये जो है फर्स्ट चेयरमैन था UGC का, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 7 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। द NEP 2020 प्रपोज टू प्रिपेयर विच ऑफ द फॉलो करिकुलम फ्रेमवर्क। ये जो NEP 2020 था, है ना, जो NEP 2020 है, उसने करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए कौन क्या क्या बोला है। ए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, बी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन, सी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, डी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर वोकेशनल एजुकेशन। तो यहाँ पे आपको कोड चूज करना है। ए है ACE ऑनली, बी है BCD ऑनली, सी है ABC ऑनली, डी है CDE ऑनली। सब आंसर कर लो, वेरी गुड, आपके पास टाइम है। देखो मैं पहले समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको टाइम देता हूं, कोई 1 मिनट से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। जो समझाने का टाइम होता है वो अलग टाइम होता है, ठीक है। सो जो क्वेश्चन दिखाने का टाइम वो अलग होता है। इसलिए आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है पहले, ठीक है।
यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए बी सी ऑनली, यानी 3 है इसमें। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, एक तो स्कूल एजुकेशन के लिए है ना, हाई स्कूल तक। बी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन, यानी जो एंड्रोगोजी है ना, उसके रिलेटेड। सी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, सो टीचर एजुकेशन के लिए। तो ये तीनों जो है इसमें यानी करिकुलम फ्रेमवर्क जो मेंशन किए गए हैं एनईपी 2020 में, ठीक है। जो बाकी टेक्निकल वोकेशनल ये नहीं किए गए हैं, ये ध्यान में रखना आप। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 8 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। फॉर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट एवरी टीचर इज सपोज्ड टू एट लीस्ट डिवोट हाउ मेनी आवर्स एवरी ईयर। सो अगर हम बात करेंगे कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की या सेल्फ इंप्रूवमेंट की, है ना, हर एक टीचर के लिए सब मतलब क्या करना है कि कितने आवर्स का टाइम देना है पर ईयर, यानी एवरी ईयर, हर साल में कितना टाइम देना है उसको पढ़ाई के लिए, ठीक है, यानी टीचिंग के रिलेटेड। सो ए 20 आवर्स, बी 30 आवर्स, सी 40 आवर्स, डी 50 आवर्स। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यानी कितना खर्च करना, कितना टाइम इसको खर्च करना है ना। हाँ, मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, सॉरी, यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए उसको एवरी ईयर कितना टाइम देना है, वो है 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, ठीक है। सॉरी, जो मैंने बोला है वो गलत था, अब मैंने जो बोला वो ठीक है। यानी जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एक टीचर को कितना टाइम निकालना है, ठीक है, ये बताना है आपको। चलो आप आंसर कर लो। सो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। सो डी पार्ट क्या है, 50 आवर्स, यानी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एक टीचर को कितना टाइम देना है, वो है 50 आवर्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। असर्शन इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन है। असर्शन ये क्या कहता है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज विदाउट एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। यानी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से आती है, सो विदाउट एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से है। सो रीजन क्या, देयर इज नो नेट इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर, यानी कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता एटमॉस्फेयर में ना। नो नेट इमिशन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है, अगर उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है तो उससे ज़्यादा इमिशन नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में, ठीक है। सो ये रीज़न है। सो अब आपको बताना है कि यानी क्या दोनों करेक्ट है, ट्रू है, तो क्या रीज़न जो है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन का। बी है दोनों ट्रू है बट रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर है ना, डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो ए क्या है, वो फॉल्स है बट रीजन जो है वो ट्रू है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ परमानेंट हार्डनेस इन वाटर।
यानी आपको बताने हैं करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज, है ना, वाटर के, यानी जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर में, तो वो उसके लिए आपको बताने करेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज। ए प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बी प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सी forms good leather when comes in contact with soap, D presence of chloride of calcium and magnesium, E है can be removed by boiling the water। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है, सब आंसर कर लो, कोड चूज करना है। ए है बी सी एंड डी ऑनली, बी है ए एंड डी ऑनली, सी है ए बी डी एंड ई ऑनली, डी है बी एंड डी ऑनली। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपको करेक्टरिस्टिक बतानी है, प्रॉपर्टीज बतानी है परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर की, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बी सी एंड डी ऑनली। बी क्या, प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसकी वजह से हार्डनेस होती है वाटर में, ठीक है। सो यानी सल्फेट्स होते हैं पानी में, और यानी सल्फेट्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, ठीक है। सी क्या है, फॉर्म्स गुड लेदर व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद सोप, यानी सोप की वजह से ऐसे भी होता है जब गुड लेदर कांटेक्ट में आता है सोप के साथ, तो अब भी हार्डनेस हो सकती है, ठीक है। और क्या है, डी पार्ट है प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी जो क्लोराइड होता है वाटर में उसकी वजह से भी हो सकता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए की इंडिकेटर ऑफ द प्रोसेस परफॉर्मेंस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, द प्लांट इज सेट टू बी एफिशिएंट व्हेन बीओडी, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये की इंडिकेटर है ना, ऑफ द प्रोसेस परफॉर्मेंस ऑफ वेस्ट वाटर की, ठीक है। अगर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की अगर हम बात करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस के लिए इंडिकेटर क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। सो इस प्लांट, ये जो प्लांट है इसको एफिशिएंट कब बोलेंगे, यानी जब बीओडी क्या होगा, डिक्रीज, ए बी है इंक्रीज फॉर फर्स्ट 36 आवर्स, या इंक्रीजेस, डी रिमेन्स अनचेंज्ड। सो आपको बताना है आंसर क्या आएगा, सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, आपका टाइम खत्म हो गया है ना। ए पार्ट इज अगर डिक्रीज, जब यानी प्लांट को, किसी प्लांट को हम बोलेंगे कि एफिशिएंट है जब बीओडी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होगी वो डिक्रीज होगी, कम होगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ये एफिशिएंट प्लांट है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज लैंड इज वल्नरेबल टू अर्थक्वेक, यानी कितने लैंड में अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, ठीक है, इंडिया के लैंड में। ए है 57%, बी है 42%, सी है 37%, डी है 28%। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यानी कितनी परसेंट लैंड है जिसमें अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है, ये बताना है आपको।
तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट 57% लैंड जो इंडिया की वहां से मतलब अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना आप। जल्दी क्वेश्चन में 13 पे इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग फीचर्स आर इंडिकेटेड ऑफ द नेगेटिव सोशल रादर देन फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट। यहाँ पे आपको बताने हैं नेगेटिव सोशल जो है ना, इन्हें नेगेटिव सोशल ऑर्डर होगा, है ना, रादर देन फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ। यानी नेगेटिव सोशल की बात कर रहे हैं, यानी उसके फीचर्स आपके बताने हैं, है ना, इंडिकेटिव फीचर्स आपके बताने हैं नेगेटिव सोशल के। देन फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, सो वो आपको बताने हैं, है ना। ए है हैबिटेट्स इन स्लम्स, बी है कन्फ्लिक्ट एंड क्लैश इन ग्रुप्स, सी है फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी मैनिफेस्ट इन ग्रुप्स, डी है एग्रेशन एंड थ्रेट्स मैनिफेस्ट इन कलेक्टिव बिहेवियर। हैबिटेट्स इन स्लम्स मीन यानी जो लोग स्लम्स में रहते हैं, क्या वो है नेगेटिव सोशल इंडिकेटिव, ठीक है। बी है कन्फ्लिक्ट एंड क्लैश इन ग्रुप्स, यानी ये इनमें से आपको बताने, फिर कोड में आपको चूज करना है। ए है ए एंड बी ऑनली, बी है बी एंड सी ऑनली, सी है बी एंड डी ऑनली, डी है सी एंड डी ऑनली। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी एंड डी ऑनली, बी के कन्फ्लिक्ट एंड क्लैश इन ग्रुप, सो ये बन सकते हैं नेगेटिव सोशल, है ना, मतलब सोसाइटी में नेगेटिव, तो सी बन सकते हैं। यानी जो फ्रस्ट्रेशन हो, ये कन्फ्लिक्ट और क्लैश जो ग्रुप्स में आपस में होती है, तो इस तरह। डी क्या है, एग्रेशन एंड थ्रेट्स मैनिफेस्टिंग कलेक्टिव बिहेवियर, यानी जो एक एग्रेशन होता है या थ्रेट्स जो दिए जाते हैं, है ना, सो उससे बिहेवियर में चेंज आ सकती है, ठीक है। सो नेगेटिव सोशल में ये आ जाएंगे ये दोनों। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। कन्वेंशन एंड बायोडाइवर्सिटी वाज साइनड ड्यूरिंग, यानी जो कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी पे हुआ है उसको साइन हुआ है कब। ए अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरो 1992, वे ह्यूमन एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम 1972, सी ए क्योटो प्रोटोकॉल 1997, डी ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट क्या है, अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरो 1992। सो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको साइन किया गया 1992 में, जो अर्थ समिट था, ठीक है, रियो डी जेनेरो में। सो ये इसका करेक्ट आंसर है। सो चलते हैं, यानी ये हम देखते हैं ना रियो डी जेनेरो के रिलेटेड, ये प्लेस है रियो डी जेनेरो में, तो उधर इसका साइन हुआ है 1992 में, ये ध्यान में रखना आप। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो चलते क्वेश्चन 15 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो।
विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव ऑकरेंस एंड मल्टी कैजुअलिटी, यानी कौन सा ऐसा नेचुरल हजार्ड है जो बार बार होता है ना, जिसमें प्रोग्रेसिव ऑकरेंस होती है और मल्टी कैजुअलिटी बार बार होता रहता है। ए अर्थक्वेक, बी है वोल्केनिक एरप्शंस, या एपिडेमिक, डी है स्टॉर्म। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपको बताना है यहाँ पे ऐसा कौन सा नेचुरल हजार्ड है जो बार बार होता रहता है ना, तो वो आपको बताना है। देखो क्वेश्चन कैसे आया है, कहाँ से लाया है एनटीए वालों ने ये क्वेश्चन, है ना। तो किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। तो इसलिए आप PYQs MCQs अटेंड कर लो, ठीक है। उससे आपकी जो नॉलेज है ना बूस्ट हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज गेन करोगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके सेकंड पे इसका आंसर सी पार्ट, तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। एपिडेमिक जो है, एपिडेमिक बार बार होता रहता है ना, फैल भी जाता है, मल्टी कैजुअलिटी भी होते हैं इसके, है ना, ज़्यादा लोगों में फैल जाता है ना, कोई जब एपिडेमिक होता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पेंडेमिक की, पेंडेमिक होता है कि यानी जब एक ही जगह पे मतलब होगी कोई डिजीज, ठीक है। नहीं, जब एपिडेमिक मतलब कि एक जगह पे फैल जाएगी, उसके बाद वो दूसरी जगहों पे जाएगी, दैट इज पेंडेमिक। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, ठीक है, जो गोल 3 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वन ऑफ द टारगेट्स इज टू रिड्यूस अंडर 5 मोर्टेलिटी पर 1000 लाइव बर्थ्स टू एट लीस्ट एज लो एज, यानी सस्टेनेबल गोल 3 के रिलेटेड हम अगर बात करेंगे, उसमें दिया गया है कि यानी मोर्टेलिटी रेट को हमें कम करना है पर 1000 लाइव बर्थ्स को, है ना। सो वो कितना कम करना है, ठीक है, ये बताना है आपको। ए 50, बी है 40, सी है 25, डी है 15। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ठीक है। सो सी पार्ट क्या, 25, ठीक है, देने 25 पर 1000 लाइव बर्थ्स में हमें कम करने मोर्टेलिटी। सो एक होता है फर्टिलिटी रेट, यानी ज़्यादा पैदा करना, ठीक है, ज़्यादा बच्चे पैदा करना, दैट इज फर्टिलिटी। तो दूसरा होता है मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी डेथ रेट, यानी बर्थ रेट होता है फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी होता है डेथ रेट, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना आप। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यानी एपिडेमिक, एपिडेमिक में जो डिजीज एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में होगी, दैट इज एपिडेमिक, एक स्टेट में होगी, किसी कंट्री में होगी, एक जगह होगी, वो दूसरी जगह नहीं फैल, दैट इज एपिडेमिक। अगर वही डिजीज पूरे मुल्क में फैलेगी, है ना, या दूसरी कंट्रीज में भी फैलेगी, दैट इज पेंडेमिक। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। Identify the correct sequence in decreasing order of percentage of total world's water in the following locations। यानी आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट सीक्वेंस किसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल वर्ल्ड वाटर, है ना, वर्ल्ड का वाटर जो है, तो उसको आपको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑल्सो। सो ये एटमॉस्फेयर, बी है रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, सी है ग्राउंड वाटर, डी है लैक्स, सी है आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। यहाँ पे आपको कोड में चूज करना है, ये है ECBDA, बी है ABCDA, सी है EDCBA, डी है ECDAB। सब आंसर कर लो, वेरी गुड।
तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या, ए सी ई क्या पहले मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ना, मतलब पहले ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम। तो पहले ई है, ई है आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, यहाँ से ज्यादा आता है ना। उसके बाद कम किस में आता है, सी। सी क्या है, ग्राउंड वाटर से आता है ना। डी है उसके बाद लैक्स फ्रेश वाटर। उसके बाद ए है एटमॉस्फेयर, बी है रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो ऐसे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था, ठीक है। चलो, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। एटमॉस्फेयर का मतलब रेन है ना, एटमॉस्फेयर का मतलब है यहाँ पे रेन। ओके, सो 18 पे चलते हैं, पढ़ते हैं इसको। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वेस्ट वाटर का, इसमें किसका रिमूवल करते हैं। ए है कोलाइडिस, बी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सी है ऑर्गेनिक वाटर, डी है सॉलिडिस। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गई। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो क्या है डी पार्ट, सॉलिडिस, यानी जब हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें रिमूव करते हैं वेस्ट वाटर से सॉलिडिस को, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो देखते हैं थोड़ा सा फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन जो होती है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें वेस्ट वाटर से रिमूव किया जाता है स्मॉल पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, है ना, फ्रॉम स्वेज। सो ये जो स्वेज से आते हैं ना, सो इसको हम रिमूव करते हैं फिल्ट्रेशन से, ठीक है। तो जो इसमें निकाल के मतलब निकालता है वो डिफरेंट पार्टिकल्स है ना, स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल, जिसको डेब्रिस और ग्रिट बोलते हैं। सो ये निकाले जाते हैं, डेब्रिस निकाला जाता है फिल्ट्रेशन से, ग्रिट निकाला जाता है सेडिमेंटेशन से। ओके, ग्रिट, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। In a polluted urban area, which of the following constituents of photochemical smog has the least concentration? यानी यहाँ पे आपको बताना है, अगर हम पोल्यूटेड अर्बन एरिया की बात करेंगे कि किस यानी जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, इसमें कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स है जिनकी लीस्ट कंसंट्रेशन है ना। ये बताना आपको, पार्ट्स पर बिलियन जो है वॉल्यूम में बताना आपको। ए कार्बन मोनोक्साइड, बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, से हाइड्रोकार्बन, डी है ओजोन। चलो आप आंसर कर लो। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर आना चाहिए सबों का। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, ओजोन, यानी ओजोन की कम कंसंट्रेशन रहती है फोटोकेमिकल स्मॉग में, है ना। सो ये ध्यान में रखना आप। सो चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। डेटा ऑफ रिसर्च टेक द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स और पिक्चर्स, यानी जो डेटा होता है वर्ड्स या पिक्चर्स की शेप में, है ना। तो उस वक्त हम कौन सा रिसर्च, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा डेटा टूल हम यूज करते हैं। ए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडीज, बी है एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज, सी है एक्सपेरिमेंट स्टडीज, डी है डिस्क्रिप्टिव सर्वे स्टडीज। यानी किस टाइप की स्टडी हम उस वक्त करते हैं जब हमें वर्ड्स और पिक्चर्स की जरूरत पड़ती है रिसर्च में। ओके, सो आप आंसर कर लो सब, आपके पास टाइम है। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। फिर आप जा सकते हैं आंसर करके। वीडियो को लाइक करो सब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो।
यानी आपसे कुछ नहीं मांगते, आपसे हम एक लाइक मांगते हैं और शेयर मांगते हैं, ठीक है। यस। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडीज जो है उसमें हम वर्ड से पिक्चर्स को लेते हैं, ठीक है। एक रिसर्चर वो लेते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडीज में। ये ऐसी स्टडीज होती हैं जिसमें इनको यूज करते हैं पिक्चर्स और वर्ड्स को। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो थैंक यू गाइज। जो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करेंगे, आप इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ क्लासेज है ना, तो इनको आप लाभ लीजिएगा। तो आप अपना फीडबैक दे दीजिए, लाइक भी कीजिए, और उससे हमें पता चलता है कि जब आप फीडबैक देते हो उससे हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो ये 2 PM का जो क्लास होता है एमसीक्यू क्लास, इसका आप मिस मत करिए। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो अगर कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा आपके माइंड में, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम एड्रेस कर लेंगे। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और लाइक भी करो खुद, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।